जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री बफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि भूमंडलीकरण विश्व का बनना। देखो, आज के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देश आपस में जुड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें किसी भी देश की कोई भी चीज़ हमें दूसरे देशों में आसानी से देखने को मिल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं। और ये ग्लोबल वर्ल्ड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि किसी भी एक देश की कोई भी चीज़ हमें दूसरे देशों में आसानी से देखने को मिल जाती है। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जब तक मॉडर्न वर्ल्ड नहीं बना था तो मॉडर्न वर्ल्ड बनने से पहले ये दुनिया कैसी थी, यानी कि हम लोग प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी में इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, खासकर कहाँ से कहाँ तक, 1815 से लेके 1915 तक इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के बारे में भी हम लोग इसके अंदर जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर दुनिया की इकोनॉमी कैसी थी और दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था इस वॉर का, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एंड लास्ट इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड खत्म हो जाने के बाद दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था और किस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लाए गए, चेंजेस लाए गए। वो वाला पार्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब चैप्टर करना शुरू। पहली बात, देखो ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब होता है जब किसी भी कोई भी पर्सन गुड्स, आइडिया या सर्विस, यानी कि किसी भी देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका विचार, उसकी वस्तु अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाती हुई दिखाई देती है या फिर आती हुई दिखाई देती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, भूमंडलीकरण बोलते हैं उसको हम लोग। और ये चीज़ हमें पिछले 50 सालों से ही देखने को मिली है बड़े लेवल पर। उससे पहले भी देखो, ऐसा नहीं कि उससे पहले कि दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए नहीं थे, उससे पहले भी दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन ये चीज़ हमें पिछले 50 सालों से ज़्यादा देखने को मिलती है चीज़ हमें। आज के टाइम पर क्या है कि किसी भी देश की कोई भी चीज़ हमें दूसरे किसी भी देश के अंदर आसानी से देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आलू, आलू हमारी फसल थोड़ी है, हमारी क्रॉप थोड़ी है, ये अमेरिका से इंडिया की तरफ आई है। खाली इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड के अलग अलग देशों में अमेरिका से ये आलू वाली फसल पहुंची है। आलू हो गया, मटर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या, नूडल्स, नूडल्स हमारा फूड नहीं है, हमारा फूड तो है नहीं है। ये कहाँ से आया, ये चाइना से, क्या है कि चाइना से दुनिया भर के देशों में फैल गया है, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो समझना है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को समझना है कि ये ग्लोबल वर्ल्ड बना कैसे, ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया गया था, और इस ग्लोबल वर्ल्ड के बन जाने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के ऊपर क्या क्या उनके ऊपर सोशली, इकोनॉमिली और पॉलिटिकली क्या क्या इंपैक्ट पड़े थे। उन इंपैक्ट के बारे में भी हम लोग इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखो, मॉडर्न वर्ल्ड बनने से पहले दुनिया के देश भी आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि आज ही जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए पहले से थे, लेकिन पहले बड़े लेवल पर नहीं जुड़े हुए थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि आज के टाइम पर दुनिया के सभी देश बहुत ही मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं। पहले भी जुड़े थे, लेकिन पहले इतने बड़े लेवल पर जुड़े हुए नहीं थे। इसका पता हमें कैसे लगता है और किस तरीके से पहले के देश आपस में जुड़े हुए थे। देखो, पहले के टाइम पर यह होता था कि किसी भी देश के अंदर रहने वाला कोई भी यात्री, कोई भी ट्रेवलर या कोई भी ट्रेडर यानी कि व्यापारी, या कोई भी प्रिस्ट, या कोई भी पिलग्रिम यानी कि तीर्थ यात्री दुनिया के अलग अलग देशों में यात्राएं किया करते थे। यानी कि ये लोग दुनिया के अलग अलग देशों में विजिट किया करते थे। और विजिट क्यों करते थे, विजिट ये लोग करते थे या तो नॉलेज के लिए, अगर इनको नॉलेज लेनी हो, इनको अगर नॉलेज लेनी होती थी तो ये लोग नॉलेज लेने के लिए अपने देश से दूसरे देशों में जाया करते थे, या फिर काम की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में ये लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाया करते थे। ये सभी लोग, ठीक है। या फिर क्या है, स्पिरिचुअल पीस के लिए यानी कि आध्यात्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए ये लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाया करते थे। इस तरीके से ये लोग यात्रा करते थे। और जब ये लोग यात्रा किया करते थे तो अपनी यात्रा के दौरान ये लोग अपने साथ में पैसा यानी कि मनी, आइडियाज, गुड्स, इवन जम्स यानी कि कीटाणु भी साथ में लेकर जाया करते थे।
इस तरीके से हम देखते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखो इतना ही काफी नहीं है, इसके आगे हमें और भी बातें बताई हुई हैं कि किस तरीके से प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रेजेंट टाइम में कुछ हमें ऐसे सोर्स मिले हैं जिसके बिहाफ पर हम बोलते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। जैसे कि क्या है, हमें कुछ कोडीज मिली हैं, हमें कुछ कोडी मिली है, कोडी इसको बोलते हैं जो समुद्र के किनारे मिलती है। ये कोडी हमें मिली है कहाँ कहाँ से मिली है? मालदीव से मिली है, चीन से मिली है और वेस्टर्न अफ्रीका से मिली है, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका से मिली है। इस कोडी का यूज पहले के टाइम के जो लोग थे ना, वो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए इसी कोडी का यूज करते थे। और इस कोडी के जो सोर्स हैं हमें दुनिया के अलग अलग देशों से मिले हैं, जिससे मालूम होता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये देश आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा क्या है कि हमें भारत के अंदर से, गोवा के अंदर से क्या है, हमें एक शिप मिला, एक जहाज मिला है। और इस जहाज का मिलना हमें बताता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। ये नाव कहाँ पर है? देखो ये नाव बनी हुई है, ये नाव की एक पेंटिंग मिली है, कहाँ से? ये गोवा से मिली है, जो हमें ये दिखाती है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है कि इसके अलावा हमें कुछ और भी पॉइंट बताए हुए हैं कि पूर्व आधुनिक दुनिया से पहले, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। इस चीज़ को बताने के लिए हमारी बुक के अंदर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहली बात, कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है? सिल्क रूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और दूसरा हमें एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फूड की ट्रेवलिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। ये दो एग्जाम्पल, हालांकि इसके अलावा आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, 3 एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं जो बताते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्या था कि दुनिया के सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड थे, आपस में जुड़े हुए थे। अगर मैं यहाँ पर रेशम मार्ग की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर सिल्क रूट की बात करूँ, तो सिल्क रूट के बारे में ऐसा बताया हुआ कि ये बहुत ही क्या था कि बहुत ही एंशियंट रूट था, बहुत ही प्राचीन रास्ता था ये। और इस रास्ते का यूज ट्रेड करने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए, और कल्चर के एक्सचेंज के लिए, यानी कि संस्कृति के आदान प्रदान के लिए इस सिल्क रूट का यूज किया जाता था। और ये जो रूट था, ये रूट आपका 2nd सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक ये रूट बना रहता है। हालांकि ये रूट अभी नहीं है, लेकिन इस रूट का जो इंपॉर्टेंस थी, इस रूट की इंपॉर्टेंस हमें 2nd सेंचुरी से 15 सेंचुरी के बीच में देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो ये जो रूट है ना, ये रूट हमें एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को जोड़ता हुआ दिखाई देता था। ये जो सिल्क रूट था, ये सिल्क रूट दुनिया के अलग अलग देशों को आपस में जोड़ने का काम भी करता था। एग्जाम्पल के लिए क्या है, इसके अंदर एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका, इनको आपस में जोड़ने का काम भी करता था। और इसके अलावा क्या, देखो इस रूट का यूज चीन में बने हुए रेशम, चीन में बनी हुई सिल्क और चीनी बर्तन, यानी कि चाइनीज पोइट्री, और भारत के मसाले और कपड़ा, इनका ट्रेड करने के लिए भी इस रूट का यूज किया जाता था। इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा था क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इस रास्ते से सिल्क जो है ना, दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश से, चाइना से, इस वाले रूट से बहुत सारा सामान दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता था। और इसके साथ ही क्या था कि इसके बदले में यूरोप से हमारे देश के अंदर सोना, चांदी, ये सब भी आता था। और व्यापार के अलावा, ट्रेड के अलावा इस रास्ते का यूज जो था ना, इस रास्ते का यूज कई सारे ईसाई मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स, यानी कि धर्म उपदेशक, वो भी इस रास्ते का यूज करते थे कि भारत में आने के लिए। बहुत सारे ईसाई मिशनरीज, बहुत सारे मुस्लिम प्रीचर्स, यानी कि धर्म उपदेशक, जो धर्म को उपदेश देने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग इस सिल्क रूट का यूज करके ही भारत के अंदर आए थे। और अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में, यूरोप के अंदर जो बौद्ध धर्म जो फैला था ना, जो बुद्धिज्म जो फैला था, बुद्धिज्म भी इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों में फैला था। तो ये हमें देखने को मिलता है किसके बारे में? सिल्क रूट के बारे में देखने को मिलता है। और सिल्क रूट हमें बताता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी दुनिया के सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड थे, आपस में जुड़े हुए थे। ये तो सिल्क रूट की बात हो गई। वहीं अगर हम लोग बात करें, फूड की बात करें,
तो फूड के बारे में हमें ये देखने को मिलता है, देखो फूड की वजह से भी दुनिया के सभी देश, उन देशों के बीच में आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, यानी कि कल्चरल उनके बीच में एक्सचेंज होता था। इस चीज को बताने के लिए यहां पर कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। सबसे पहली बात, कोई भी ट्रेडर या कोई भी यात्री, कोई भी ट्रेवलर या फिर कोई भी ट्रेडर क्या था, अगर ये लोग किसी भी देश के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ भोजन की, फूड की कुछ ना कुछ छाप छोड़कर आते हैं लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि नूडल्स है, नूडल्स जो है ना ये एक चाइनीज फूड है, नूडल्स एक चाइनीज फूड है, लेकिन नूडल्स की हमें जो क्या बोलते हैं, इसके जो छाप है, नूडल्स की छाप हमें वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी देखने को मिलती है। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस नूडल्स को क्या बोलते हैं, वहां पर स्पेगेटी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, नूडल्स चाइना का फूड है, हमें मिल कहां से रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, या तो कोई चाइना से कोई इंसान वहां पर गया होगा, या फिर वहां का कोई इंसान चाइना के अंदर आया होगा। तो एक फूड का दूसरी जगह पर मिलना हमें यह बताता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जैसे कि पास्ता जो है, अक्सर हमारे माइंड में एक बात आती है कि जब भी हम पास्ता का नाम सुनते हैं कि पास्ता क्या है, ये एक इटालियन फूड है, लेकिन असल में ये एक इटालियन फूड नहीं है। पास्ता जो है ये एक अरब फूड है, अरब कंट्रीज का फूड है। और अरब कंट्री से ये पास्ता धीरे धीरे करके क्या हुआ कि दुनिया के अलग अलग देशों में फैला। खासकर कहां पर, इटली में एक जगह पड़ती है सिसिली नाम की, इटली में सिसिली नाम की एक जगह पड़ती है। ये अरब कंट्री से इटली के अंदर फैल गया था ये वाला भोजन। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान इटली से या तो अरब गया होगा, या फिर अरब का कोई इंसान इटली गया होगा, तभी तो हमें अरब का फूड वहां दिखाई दे रहा है। तो इससे मालूम होता है कि पहले के टाइम पर, पुराने समय में क्या हो रहा था, उस समय पर फूड का एक्सचेंज हो रहा था। और फूड का एक्सचेंज होना हमें क्या बताता है, फूड का एक्सचेंज होना हमें बताता है क्या, कल्चरल एक्सचेंज बताता है, यानी कि संस्कृति का आदान प्रदान, लेन देन बताता है हमें ये चीज। तो इससे भी मालूम होता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। अगर इससे हटके अगर हम लोग आगे की बात करें, तो हमें यह देखने को मिलता है, देखो 1492 में क्या होता है, 1492 में कोलंबस ये अमेरिका की खोज कर लेता है। हालांकि ये इंसान निकला तो भारत की खोज में था, लेकिन गलती से इसका जहाज कहां पर, अमेरिका की तरफ पहुंच जाता है। तो ये 1492 में अमेरिका की खोज करता है, और अमेरिका की खोज करने के बाद ही ये अमेरिका की बहुत सारी फसलों को दुनिया के सामने लेकर आता है। जैसे कि क्या, जैसे कि आलू यानी कि पटेटो, सोयाबीन, मेज, टमाटर और ग्राउंडनट यानी कि सोयाबीन, मक्का, टमाटर और मूंगफली। ये कुछ ऐसी फसलें थी जो कि अमेरिका से क्या है कि अमेरिका से दुनिया भर के देशों के अंदर फैली थी। और इनको दुनिया भर के सामने लेकर कौन आया था, कोलंबस लेकर आया था, जब उसने अमेरिका की खोज करी थी। और यहीं से ये यूरोप के देशों में और एशिया के देशों में धीरे धीरे करके ये फूड वहां पर फैल गए थे। इससे पहले तक कम से कम 500 सालों तक हमें मालूम भी नहीं था कि आलू नाम की कोई फसल होती है, या मटर नाम की कोई फसल होती है, हमें मालूम भी नहीं था। तो अमेरिका का फूड दुनिया के अलग अलग देशों में आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इधर देखो देखो जब अमेरिका के अंदर जब अमेरिका से जब आलू यूरोप के अलग अलग देशों में जब पहुंचा ना, तो यूरोप के लोगों का जीवन ही बदल गया, उनकी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई आलू की वजह से। और वो लोग, यूरोप के लोग आलू पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए कि एक बार क्या हुआ था कि एक बार 1840 में वहां पर, खासकर कहां पर, आयरलैंड के अंदर 1840 में आयरलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा फेमाइन पड़ता है, अकाल पड़ता है। और अकाल पड़ने की वजह से आयरलैंड के अंदर कम से कम लाखों लोग मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि वो लोग पूरे तरीके से आलू के ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो एक फूड का दूसरे देश में पहुंचना, ये हमें बताता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में देश आपस में जुड़े हुए थे, इनके बीच में कल्चर का एक्सचेंज हो रहा था, फूड का एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन हाँ, जितने बड़े लेवल पर आज जुड़े हुए हैं ना, इतने बड़े लेवल पर नहीं थे, लेकिन जुड़े हुए थे, ये चीज हमें ये बताती है, ठीक है। आगे ये हमें तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, हमारी बुक के अंदर हमें तीसरा एग्जांपल इसका दिया हुआ है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े हुए थे। इस चीज को बताने के लिए हमें एग्जांपल दिया हुआ है किसका, हमें एग्जांपल दिया हुआ विजय, बीमारी और व्यापार का, यानी कि कॉन्क्विस्ट, डिजीज और ट्रेड का एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो होता है क्या कि 16वीं सेंचुरी में
यूरोप के देशों ने एशिया और अमेरिका, इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया था, इनकी खोज कर ली थी। एशिया की भी और अमेरिका की भी खोज कर ली थी, किसने? यूरोप के देश वालों ने। और इन देशों की खोज करने के बाद क्या हुआ? इन देशों की खोज करने के बाद यह हुआ कि यूरोप के देशों ने इन देशों को अपना धीरे धीरे गुलाम बनाना, अपना स्लेव बनाना शुरू कर दिया। पहले तो इनको खोजा, इनके साथ में ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद में क्या हुआ? धीरे 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 करके इन देशों को अपना गुलाम, अपना स्लेव बनाना शुरू कर दिया यूरोप की कंट्रीज ने। ठीक है, अब देखो गुलाम बनाने की वजह से देखो क्या होता है कि अमेरिका, अगर हम देखें ना अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका को स्लेव बनाने के पीछे, अमेरिका को कॉलोनी बनाने के पीछे कई सारे रीजन थे। पहला रीजन क्या था? देखो अमेरिका के अंदर क्या था कि मेक्सिको और पेरू, ये दोनों देशों के नाम है। यहां पर बहुत सारे, कहते हैं यहां पर बहुत सारी सिल्वर माइंस थी, यहां पर चांदी की खान थी। कहां पर? मेक्सिको के अंदर और पेरू के अंदर। इसके अलावा अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्या थी? बहुत बड़ी बड़ी फसलें थी। वहां पर लार्ज क्रॉप्स हमें देखने को मिलती है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा अमेरिका में एक जगह है जिसके बारे में यह अफवाह थी कि वो जगह पूरी की पूरी सोने से बनी हुई जगह है, और उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था एल डोराडो। ये अफवाह फैली हुई थी यूरोप के देश के अंदर, ये वाली अफवाह फैली हुई थी कि अमेरिका में सोने की एक जगह है जिसका नाम है एल डोराडो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो यूरोप के देशों के बीच में कंपटीशन से बन गया कि कौन सबसे पहले जाएगा अमेरिका के अंदर, है ना, इस लालच की वजह से। तो इनके बीच में कंपटीशन से लग गया। तो यूरोप के अलग अलग देश, कभी पुर्तगाल, तो कभी स्पेन, कभी ब्रिटेन, ये लोग धीरे धीरे करके कहां पहुंचने लगे? अमेरिका पहुंचने लगे। क्यों? क्या करने के लिए? अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, अपना स्लेव बनाने के लिए। यहां तक कि अगर आप देखोगे ना, जो वो था ना स्पेन के लोगों ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, अपना स्लेव बनाने के लिए, उन लोगों ने वॉर नहीं किया अमेरिका के साथ में, बल्कि वो लोग स्पेन से एक बीमारी अपने साथ में ले गए थे। कहां पर? अमेरिका के अंदर। और उस बीमारी का नाम क्या था? उस बीमारी का नाम था क्या? स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक। ये वाली बीमारी स्पेन के लोग अपने साथ में अमेरिका ले गए थे, और अमेरिका के लोग हजारों सालों से दुनिया से अलग थलग रहे थे, और दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, बहुत कमजोर था। इसीलिए उनको ये बीमारी बहुत तेजी के साथ में लग गई, और अमेरिका के अंदर लाखों हजारों लोग वहां पर मारे गए थे। और अमेरिका में इन लोगों ने, स्पेन के लोगों ने बिना अमेरिका के साथ में वॉर किए उसको बीमारी फैला के अमेरिका को इन लोगों ने क्या कर लिया था? जीत लिया था काफी हद तक, स्पेन के लोगों ने, है ना। तो ये भी हमें बताता है क्या? देखो ये हमें बताता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में देश आपस में जुड़े हुए थे। और मैं आपको बताऊं, देखो ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन के लोग अमेरिका क्यों गए थे? अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन के लोग ये भी कई कारणों की वजह से अमेरिका के अंदर गए थे। कारण कौन कौन से थे? गरीबी, भूखमरी, बीमारी और धार्मिक टकराव, यानी कि क्या? पॉवर्टी, स्टारवेशन, डिजीज और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। इन सभी कारणों की वजह से क्या था कि ब्रिटेन के लोग अमेरिका के अंदर गए थे। ठीक है ना। यहां तक कि हमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर ब्रिटेन के अंदर किसी इंसान को अगर पनिश किया जाता था वहां की सरकार के द्वारा, तो पनिशमेंट काटने के लिए, सजा काटने के लिए उसको, उस इंसान को अमेरिका भेज दिया जाता था, क्योंकि उस समय अमेरिका एक अलग ही आइलैंड बना हुआ था, वह बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग देश था, बहुत कम पॉपुलेशन थी, तो उसको सजा काटने के लिए ब्रिटेन से वहां पर भेज दिया जाता था। तो इन सभी कारणों की वजह से ब्रिटेन के लोग कहां पर जाते हैं? अमेरिका में जाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारी पहली वाली हेडिंग हो गई। आपको मैंने शुरू में बताया था ना कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारा सेकंड पार्ट का नाम क्या? हमारा 19th सेंचुरी, जो कि हमारा 1850 से लेके 1950 तक चलेगा, हमारा ये वाला पीरियड जो चलेगा। ठीक है। हालांकि आपके बुक के अंदर 1940 दिया हुआ है। ठीक है। तो 19th सेंचुरी में इस पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी बातें हमें इस वाली स्लाइड के अंदर और आगे वाली स्लाइड के अंदर बताया हुआ है। और वो चेंज किस वजह से चेंज आते हैं, वो सारी बातें भी हमें इसके अंदर बताई हुई हैं। पहली बात देखो, क्या होता है कि 19th सेंचुरी में दुनिया बहुत तेजी के साथ में बदल रही थी, बहुत तेजी के साथ में चेंज हो रही थी दुनिया 19th सेंचुरी में। और वो चेंज होने की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर कई सारे हमें
बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, तकनीकी बदलाव और सांस्कृतिक बदलाव, है ना। ये सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं कब? 19वीं सेंचुरी के दौरान। और ये जो बदलाव आए थे ना, इन बदलाव के बारे में हमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये बदलाव 3 वजह से आए थे। तीन चीज़ों का मूवमेंट हुआ था, यानी कि फ्लो हुआ था एक देश से दूसरे देश में, और उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले ट्रेड क्या है? फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार का प्रवाह, व्यापार का एक देश से दूसरे देश में होना। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में ये सारे चेंजेस आते हैं, है ना। और दूसरा हमारा क्या है? फ्लो ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का एक देश से दूसरे देश में आना जाना, उसकी वजह से भी ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर। और तीसरी अगर बात की जाए तो फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी का प्रवाह, पैसों का एक देश से दूसरे देश में लेन देन जो होता है ना, उसकी वजह से भी दुनिया के अंदर कई सारे चेंजेस, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखो ट्रेड का जो फ्लो हो रहा था ना, व्यापार का जो प्रवाह हो रहा था, व्यापार का प्रवाह खासकर कपड़े और गेहूं के रूप में हो रहा था। यानी कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पर कपड़ा और गेहूं, इसका फ्लो बहुत तेजी के साथ में हो रहा था, इसकी वजह से चेंज आ रहा था। दूसरा क्या, अगर मैं यहाँ पर लेबर की बात करूं तो देखो लेबर की आवाजाही, मजदूरों की आवाजाही, मजदूर एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं या फिर दूसरे देश से तीसरे देश में जा रहे हैं, तो मजदूरों के यहाँ से वहाँ जाने की वजह से भी ये चेंजेस हमें मतलब ये चेंज आता है, ठीक है। तीसरी बात अगर बात करूं किसकी? फ्लो ऑफ कैपिटल की बात करूं, पूंजी के प्रवाह की बात करूं, तो पूंजी के प्रवाह के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जो दूसरे जो देश थे ना, वो इन्वेस्ट कर रहे थे, अपना पैसा लगा रहे थे, तो पैसा लगाने की वजह से भी ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और इन तीनों के फ्लो की वजह से क्या होता है? इन तीनों के फ्लो की वजह से 19वीं सेंचुरी में हमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से बदलाव आए थे 19वीं सेंचुरी में इनके फ्लो होने की वजह से, वो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहली बात देखो क्या होता है कि उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से इस पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी बनती है, विश्व अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उदय होता है, उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से, पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं तीनों चीज़ों के फ्लो होने की वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा था किसके अंदर? ग्लोबल वर्ल्ड को मजबूत करने में। तकनीक का क्या योगदान रहा था, क्या भूमिका रही थी इस ग्लोबल वर्ल्ड को, भूमंडलीकरण को मजबूत करने में, हमें यह भी देखने को मिलता है उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से। और तीसरी बात क्या, देखो उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से हमें यह भी देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा था। और क्या होता है, उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से हमें ये भी दिखाई देता है कि दुनिया भर के अंदर कई सारी बीमारियां फैलने लगी थी। जैसे कि एक बीमारी इसमें दी हुई क्या? रीडर पेस्ट नाम की एक बीमारी थी, जो कि उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से ही क्या होती है, दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती है। और उसके बाद अगर बात की जाए, भारत से बहुत सारे एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट करके मजदूरों को दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाया गया था। जिन मजदूरों को दुनिया के अलग अलग देशों में ले जाया गया था, ये भी उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर, विदेशों के अंदर जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स जो थे ना, भारत के जो उद्यमी थे, उनकी पहुंच कैसे बनती है, उस पहुंच के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट में देखो हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के ट्रेड के ऊपर, भारत के व्यापार के ऊपर कोलोनियलिज्म का यानी कि उपनिवेशवाद का कैसे इंपैक्ट पड़ता है, ये भी उन 3 चीज़ों के फ्लो होने की वजह से ही हो रहा था। तो ये सारे चेंजेस आते हैं कब? जब ट्रेड का, कैपिटल का और लेबर का फ्लो हो रहा था, प्रवाह हो रहा था एक देश से दूसरे देश के बीच में, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आगे। सबसे पहली बात देखो क्या होता है कि अगर मैं पहले के टाइम की बात करूं, पहले के टाइम पर क्या था कि पहले के टाइम पर दुनिया के सभी देश क्या थे कि फूड प्रोडक्शन के मामले में, खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया के सभी देश सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जो धारणा थी, ये धारणा 19वीं सेंचुरी में बदल जाती है पूरी तरीके से। क्यों बदलती है? इस चीज को समझने के लिए हमें ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा।
देखो होता क्या है, ब्रिटेन के अंदर 18वीं सेंचुरी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ गई ब्रिटेन की, और ब्रिटेन के अंदर जो फूड था ना, फूड की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां पर धीरे धीरे फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी, और उसके अलावा क्या हुआ कि वहां पर जितना भी एग्रीकल्चर जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन जो था ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनके जो रेट थे, उनकी जो कीमत थी, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी ब्रिटेन के अंदर। तो ऐसे में होता है कि देखो, ऐसे में ये होता है कि ब्रिटेन के जो वो थे ना लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे, ब्रिटेन के जमींदारों ने, ब्रिटेन के लैंडलॉर्ड्स ने अपने देश की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि वो लोग उनकी जो देश की सरकार है ना, वो क्या करे, वो बाहर से आने वाले अनाज पर, ग्रेन पर क्या लगा दे, बैन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे, ताकि कोई भी बाहर से कोई भी अनाज, कोई भी फूड उनके देश में ना आ पाए। वो लोग खुद ही अनाज को ग्रो करें और अपने लोगों को खिलाए पिलाएं। तो उनके देश ने, मतलब उनके देश की सरकार ने क्या करा, उनके देश की सरकार ने एक बैन लगाया, कानून बनाया बैन लगाने के लिए अनाजों के ऊपर जो बाहर से आ रहा था। उस कानून को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्न लॉ। क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉ, है ना। ये वाला कानून वहां की सरकार ने लगा दिया, किसके दबाव में आके, किसके प्रेशर में आके, लैंडलॉर्ड्स के, जमींदारों के प्रेशर में आके ये वाला कानून लगा दिया गया था। ठीक है, अब ये वाला कानून लग जाने के बाद क्या हुआ, ये वाला कानून लग जाने के बाद में ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर जो भी सामान बिक रहा था ना, जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा था, उनकी जो रेट थे, उनके रेट डे बाय डे हाई हो गई, बहुत ज्यादा उनके रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए। अब भाई गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो वहां पर थोड़े थोड़े क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां पर हालात थोड़े से बिगड़ने लगे थे ब्रिटेन के अंदर कॉर्न लॉ लगाने की वजह से। इसके बाद फिर ये होता है कि देखो, ब्रिटेन के अंदर जो भी वहां पर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने, और वहां के जो अर्बन एरिया के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने दोबारा से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप इस कॉर्न लॉ को हटा दो। तो सरकार ने, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और वहां के जो अर्बन एरिया के जो लोग थे, उनके प्रेशर में आके वहां की सरकार ने क्या करा, कॉर्न लॉ को हटा दिया। अब कॉर्न लॉ हटाने के बाद ब्रिटेन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या इंपैक्ट पड़े, वो लोग हम लोग अगली वाली स्लाइड के अंदर जानेंगे। जो बातें मैंने अभी आपको, मैंने आप मुंह से बोली है ना, मैंने सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है अब देखो क्या होता है, कॉर्न लॉ हटाने के बाद, कॉर्न लॉ हटाने के बाद ये हुआ कि ब्रिटेन के अंदर दुनिया के बाहर के देशों से जो भी अनाज ब्रिटेन के अंदर आ रहा था, जो भी ग्रेन ब्रिटेन के अंदर आ रहा था, उनके रेट कम हो गए। उनके रेट क्या हो गए, उनके रेट कम हो गए, जो भी अनाज ब्रिटेन के अंदर आ रहा था कॉर्न लॉ हटाने के बाद। पहली बात ये। दूसरी बात देखो क्या थी, कि दूसरी बात ये थी कि जो भी अनाज ब्रिटेन से, ब्रिटेन के बाहर से ब्रिटेन के अंदर आ रहा था ना, उनके रेट कम थे। तो उनके रेट से, रेट सस्ते होने की वजह से ब्रिटेन के जो फार्मर्स जो थे ना, ब्रिटेन के जो किसान थे, वो उन रेट के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाए। और जब कंपटीशन नहीं कर पाए तो ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे, धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगी। तो वो लोग अपने अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने लगे, या फिर दूसरे देशों में जाने लगे काम की तलाश में। तो यहां पर हमें लेबर का फ्लो होता हुआ दिखाई देता है कि किस प्रकार से ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे, वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे थे। वो चीज हमें यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, देखो ब्रिटेन में, आपको मैंने बताया ना कि ब्रिटेन में जो सामान, जो अनाज बाहर से आ रहा था, उनके रेट सस्ते थे। और उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, यानी कि वहां पर उद्योगीकरण आता है। वहां पर, कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। अब ब्रिटेन के अंदर बहुत सारा सामान मशीनों से बनाया जाने लगा था, हाथों की जगह पर। तो उससे क्या हुआ, उससे लोगों की इनकम बढ़ी। जब इनकम बढ़ी और अनाज सस्ता था, तो लोगों ने अनाज को, ग्रेन को ज्यादा खपत करना, ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। अब इससे ये हुआ कि अब ब्रिटेन के अंदर जो अनाज प्रोड्यूस हो रहा था ना, अब वो सिर्फ ब्रिटेन के अंदर ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के साथ साथ में दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर ब्रिटेन के लिए अनाज पैदा किया जाने लगा, ग्रो किया जाने लगा। जैसे कि कहां कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और रूस के अंदर। इन देशों के अंदर भी क्या हुआ, ब्रिटेन के लिए अनाज प्रोड्यूस किया जाने लगा था। हालांकि ब्रिटेन के अंदर भी हो रहा था, लेकिन वो ब्रिटेन के लिए सफिशियंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था ब्रिटेन के लिए, जो अनाज वहां पर ग्रो हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। इसीलिए अब ब्रिटेन के लिए इन देशों के अंदर भी अनाज को प्रोड्यूस किया जाने लगा था। ठीक है, इतनी बात हो गई।
इसके अलावा अगर हम देखें, जो एग्रीकल्चर जो फील्ड होता था ना, जो खेती वाला जो एरिया होता था, उस खेती वाली एरिया से पोर्ट तक यानी कि बंदरगाह तक रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी थी, ताकि अनाज को खेतों से पोर्ट्स तक आसानी से पहुंचाया जा सके। रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर नए नए सिटीज बनने लगी, नए नए शहर बनने लगे। हमें दिखाई देता है क्या, लंदन। लंदन ब्रिटेन के अंदर एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में उभरा था, एक वित्तीय केंद्र के रूप में लंदन उभर कर आता है ना। ये कॉर्न लॉ हटाने की वजह से हो रहा है। देख रहे हो आप किस प्रकार से चीजों का फ्लो हो रहा है, और किस प्रकार से दुनिया के अंदर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बन रही है, एक वर्ल्ड इकोनॉमी बन रही है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी कब बनी थी, कॉर्न लॉ को हटाने की वजह से बनी थी, ठीक है। और अगर हम देखें यहां पर तो 1890 में 1890 के अंदर क्या होता है, 1890 के अंदर ग्लोबल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वैश्विक कृषि का विकास होता है ब्रिटेन के अंदर। तो खाली ब्रिटेन के अंदर ही नहीं, अब आपने पीछे देखा था ना कि ब्रिटेन के लिए अनाज दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोड्यूस किया जाने लगा था। तो उससे क्या हुआ, उससे यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इससे ग्लोबल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, उससे वैश्विक कृषि का विकास होता है, ठीक है। अभी ये वैश्विक कृषि है क्या चीज, तो इसको समझने के लिए हम लोग अगली स्लाइड को देखेंगे। देखो, वैश्विक कृषि यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एक इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अपने देश के साथ साथ में दूसरे देश में भी होना शुरू हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल एग्रीकल्चर। यानी कि प्रोडक्शन अपने देश के अंदर भी हो और साथ साथ में दूसरे देश के अंदर भी हो, इसी को हम लोग ग्लोबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। और ग्लोबल एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर के अंदर लोकल लोगों के साथ में यानी कि स्थानीय लोगों के साथ साथ में मजदूरों में ये फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल लेबर जो होते हैं ना, औद्योगिक मजदूर जो होते हैं, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं। किसके अंदर, ग्लोबल एग्रीकल्चर के अंदर, वैश्विक कृषि के अंदर करते हैं। और वैश्विक कृषि का जो इंपैक्ट है ना, वैश्विक कृषि का इंपैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ता है। खासकर कहां पड़ता है, पंजाब के ऊपर पड़ता है। पंजाब के अंदर क्या हुआ, देखो पंजाब के अंदर नहरें बनाई जाने लगी थी, कैनाल बनाई जाने लगी थी इस ग्लोबल एग्रीकल्चर की वजह से। और इन नहरों के आसपास अलग अलग बस्तियां, अलग अलग सेटलमेंट बसाए जाने लगे थे। और नहरों के आसपास जो बस्तियां बसी हुई थी ना, जो सेटलमेंट जो बसे हुए थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैनाल कॉलोनी। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, कैनाल कॉलोनी, जो नहरों के आसपास जो बस्तियां बसी हुई थी। और अगर हम देखें तो ग्लोबल एग्रीकल्चर के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ फूड का ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि फूड के साथ साथ में कॉटन का, किसका, कॉटन का और रबड़ का, कॉटन और रबड़ इनका भी प्रोडक्शन हो रहा था। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखो दुनिया भर के देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के टाइम पर क्या हो रहा था, दुनिया के अंदर 60% से ज्यादा गेहूं और कोयला इनको भी प्रोड्यूस किया जा रहा था। कब, ग्लोबल एग्रीकल्चर के टाइम पर। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है कि दुनिया में किस प्रकार से जो ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था, उसकी शुरुआत कहां से होती है, ब्रिटेन से होती है। क्योंकि ब्रिटेन में पहले कॉर्न लॉ लगाया गया, फिर जब कॉर्न लॉ वहां से हटाया गया तो दुनिया के देशों में क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा। अब ब्रिटेन के अंदर सामान बाहर से भी आने लगा, तो इससे क्या बन रहा है, इससे वर्ल्ड इकोनॉमी बन रही है, ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है इस चीज से, ठीक है। आगे सुनो, ये आपकी अगली हेडिंग है कि टेक्नोलॉजी का ग्लोबल वर्ल्ड को मजबूत करने में, स्ट्रेंथ करने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो हमें यह देखने को मिलता है कि 19वीं सेंचुरी में नए नए इन्वेंशन होने लगे थे, नए नए आविष्कार होने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे का डेवलपमेंट होता है, रेलवे का विकास होता है, और स्टीम शिप का जहाज होता है, यानी कि भाप से चलने वाले जहाज का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो टेलीग्राफ, इसका भी डेवलपमेंट होता है, 19वीं सेंचुरी के दौरान होता है।
और इन नए नए इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ, इन नए नए इन्वेंशन की वजह से भी ये हुआ कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया इन नए नए इन्वेंशन की वजह से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन की वजह से यहां पर हमें ये देखने को मिला ना कि ग्लोबल वर्ल्ड स्ट्रेंथ हुआ। तो इसको समझाने के लिए यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इसका अमेरिका का एग्जांपल दिया हुआ है। देखो पहले क्या था कि पहले अमेरिका से यूरोप तक जो मांस जाता था ना, अमेरिका से यूरोप तक जो मांस जाता था, वो मांस कच्चा मांस नहीं जाता था, क्योंकि खराब होने का डर था। तो अमेरिका से यूरोप तक पहले जिंदा जानवरों को ही भेजा जाता था शिप में भर के। और जो जानवर अमेरिका से यूरोप में जाते थे ना, वो या तो रास्ते में ही बीमार पड़ जाते थे या रास्ते में ही मर जाते थे, या फिर जिन जानवरों को शिप में भरकर वहां तक यूरोप तक भेजा जाता था ना अमेरिका से, वो जानवर बहुत ज्यादा स्पेस घेरते थे, बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। तो बाद में क्या, देखो बाद में होता क्या कि बाद में ये होता है कि 1870 में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का डेवलपमेंट होता है, फ्रिज का इन्वेंशन होता है। जब फ्रिज बन गया तो फ्रिज बन जाने के बाद में क्या हुआ कि अब अमेरिका से यूरोप तक या फिर ऑस्ट्रेलिया तक या दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जो मांस भेजा जा रहा था ना, जो मीट भेजा जा रहा था, उस मीट को काट के यानी कि कच्चा मीट अब फ्रिज में रखकर भेजा जा रहा था ताकि खराब ना हो, पहली बात। और दूसरी बात पता क्या हुआ, जब अब अमेरिका से जब कच्चा मीट जब यूरोप में आने लगा ना, तो उससे ये भी हमें देखने को मिला कि ब्रिटेन के अंदर खासकर पूरे के पूरे यूरोप के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरे यूरोप के अंदर क्या हुआ कि वहां पर मीट के रेट घट गए। पहले रेट उसके हाई थे, है ना। तो ये भी पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, ये भी पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। और जब टेक्नोलॉजी आई तो हमने क्या देखा कि अब एक देश का सामान दूसरे देश में आ जा रहा है ना, इजिली आ जा रहा है। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी ग्लोबल वर्ल्ड क्या हुआ, मजबूत बना। भूमंडलीकरण क्या हुआ, भूमंडलीकरण मजबूत हुआ इस चीज से भी, तकनीक के माध्यम से भी। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये अगली हेडिंग है। अगली हमारी हेडिंग क्या दी है इसके अंदर, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उपनिवेशवाद और भूमंडलीकरण। अब देखो क्या होता है कि ग्लोबल वर्ल्ड के दौरान सिर्फ व्यापार, सिर्फ ट्रेड ही नहीं हो रहा था। क्या बोला मैंने कि ग्लोबल वर्ल्ड के दौरान पर सिर्फ ट्रेड ही नहीं हो रहा था एक देश से दूसरे देश में, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड के दौरान क्या हो रहा था, उस समय पर उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, यानी कि कॉलोनियलिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा था ग्लोबल वर्ल्ड होने की वजह से। यूरोप के देश क्या करते हैं, यूरोप के देश पहले इस ग्लोबल वर्ल्ड बनने की वजह से यूरोप के देश दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे कि भारत में आते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में जाते हैं, यूरोप के देश जाते हैं, ट्रेड करने के लिए जाते हैं। लेकिन ट्रेड करने के बाद क्या होता है, ट्रेड करते करते वो लोग धीरे धीरे उस देश को अपना स्लेव, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखो इस चीज़ का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि 1885 में क्या होता है कि 1885 में ये होता है कि बर्लिन के अंदर, बर्लिन जो कि जर्मनी के अंदर में है, तो बर्लिन के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें यूरोप के देश बैठकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग क्या करते हैं, मीटिंग ये करते हैं कि अफ्रीका का कौन सा पार्ट किस देश को दिया जाना चाहिए। तो पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपस में बांटने के लिए बर्लिन के अंदर 1885 में क्या करते हैं, वो लोग मीटिंग करते हैं। और अगर हम देखें ना, अगर हम देखें तो 1885 तक 90% जमीन पर, 90% लैंड पर अफ्रीका पर कब्जा किया जा चुका था। ये कब्जा किसने किया था, यूरोप की कंट्रीज ने किया था। तो हमें यह देखने को मिला कि ग्लोबल वर्ल्ड की वजह से सिर्फ व्यापार ही नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया के ऊपर कहीं कहीं पर निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा था। और वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या आपका, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या होता है कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा था, आपको मैंने पीछे बताया। तो ग्लोबल वर्ल्ड बनने की वजह से हमें यह भी देखने को मिलता है कि अफ्रीका के अंदर एक बीमारी फैलती है। उस बीमारी का नाम क्या था, रीडर पेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मवेशी प्लेग। अब देखो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में। देखो अफ्रीका के अंदर बहुत पुराने टाइम से अफ्रीका के अंदर बहुत सारी क्या है, लैंड है, बहुत सारी जमीनें हैं अफ्रीका के अंदर, बहुत सारी जमीनें हैं अफ्रीका के अंदर, बहुत सारे क्या है रिसोर्स, बहुत सारे खनिज भी कहाँ पर हैं, अफ्रीका के अंदर पहले थे। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है, अफ्रीका की पॉपुलेशन भी कम थी।
और अफ्रीका के ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है अफ्रीका की, वो जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर ही क्या थी, डिपेंड थी। अफ्रीका के अंदर इतना सारा रिसोर्स था ना कि अफ्रीका के लोगों को काम करने की नीड भी नहीं होती थी। और अफ्रीका के अंदर कोई सामान खरीदने बेचने के लिए उनको करेंसी की जरूरत भी नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास बहुत सारा क्या था, बहुत सारा रिसोर्स था। उनको कुछ किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी। लेकिन होता क्या है, होता ये है, देखो ये कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप के अलग अलग देश अफ्रीका जाते हैं ट्रेड करने के पर्पज से। अफ्रीका को अपना स्लेव बना लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाने के बाद यूरोप के लोगों को एक कमी महसूस होती है। कमी क्या महसूस होती है, लेबर की कमी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर लेबर तो थी नहीं, और अफ्रीका के लोग पैसे के बदले काम करना चाहते नहीं थे, और काम भी पहली बात करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे, बहुत सारा उनके पास में रिसोर्स था, काम क्यों करेंगे भाई, पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्स बहुत सारा उनके पास में, तो उनको काम करने की नीड ही क्यों है। तो जब यूरोप के जो देश है ना, जब उन अफ्रीका के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने अफ्रीका को धीरे धीरे करके गुलाम बनाना शुरू कर दिया, अपना स्लेव बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही यूरोप के लोगों को लेबर की कमी हुई, तो यूरोप के लोगों ने पता क्या चालाकी करी, यूरोप के लोगों ने ये चालाकी करी कि उन्होंने अफ्रीका के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब भाई जाहिर सी बात है, उन लोगों ने अफ्रीका के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो अफ्रीका के जो लोग हैं वो टैक्स कहाँ से भरेंगे, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना उनको। तो टैक्स भरने के लिए अब बेचारे अफ्रीका के लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे काम करने लगे थे अपनी ही जमीन पर। और जो उनकी अपनी जमीन होती थी ना, अफ्रीका के लोगों की जो अपनी जमीन होती थी, उस जमीन के ऊपर से उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों ने उनके जो फादर के बाद जो उनके बेटे की जो जमीन होती थी ना, इस तरीके की सिस्टम को उन लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। किसने, यूरोप के लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा मेरी बात सुनो, यूरोप के लोग मांस, मीट, मच्छी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो यूरोप के लोग अपने लिए जो मांस मंगवाते थे ना, वो कहाँ से मंगवाते थे, वो एशिया कॉन्टिनेंट से मंगवाते थे। एशिया के अलग अलग देशों से वो अपने लिए मांस, मच्छी वगैरह मंगवाया करते थे यूरोप के लोग। कहाँ पर, अफ्रीका के अंदर। तो एक बार क्या होता है कि एक बार 1890 में, 1890 के डिकेड में क्या होता है, 1890 के डिकेड में एशिया से जो जानवर, जो मीट अफ्रीका तक जो आया था, उस जानवर में, उस मीट में एक बीमारी पाई गई। और वो एक ऐसी बीमारी थी, वो एक ऐसी बीमारी थी जो कि इन्फेक्शन से फैल जाती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमित बीमारी। ये ऐसी बीमारी होती है जो कि एक से दूसरे में फैलती है, जैसे कोरोना था ना, इस प्रकार की बीमारी थी। तो उस बीमारी का नाम क्या था, रीडर पेस्ट। तो ये बीमारी एशिया से अफ्रीका तक जो मांस, जो मीट आ रहा था ना, उसकी वजह से ये वाली बीमारी फैली थी। और इस बीमारी की वजह से, रीडर पेस्ट की वजह से क्या हुआ कि अफ्रीका के अंदर 90% जो जानवर हैं वहाँ पर, वो क्या हो गए, मर गए। इस चीज़ से अफ्रीका के लोगों का जो जीवन था, उनकी जो लाइफ थी ना, बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि उनका पूरा लाइवलीहुड किसके ऊपर डिपेंड था, जानवरों के ऊपर। तो इस चीज़ से अफ्रीका के लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल ये इस पूरे चैप्टर का आधा पार्ट आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और इस चैप्टर के अंदर जो है ना, आपका 1.1 से लेकर 1.3 तक शुरू के 3-4 जो पेज है ना आपके, वो आपके पेपर के अंदर आएंगे, है ना। बाकी का पार्ट आपके बोर्ड के अंदर तो नहीं आने वाला है। हाँ, क्लास में आपके जो टेस्ट वगैरह जो होते हैं, यूटी टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी का पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।